जवान थोड़ा हम जमा चल रहे तो थोड़ा जाम में फंस गए, और जाम में फंसने के कारण हमें लेट हो गई। जवान मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देखो यहाँ पर फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? और इसका सही आंसर इसमें क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। और आंसर वही मान होगा जो आंसर हम देते हैं, ठीक है ना? और इसका आंसर कन्वेंशन नहीं होगा, और इसका आंसर होगा नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन। अब प्रश्न उभरता है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, और यह फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। और फ्रांस का सम्राट लुई 16वां, फ्रांस का सम्राट ये लुई 16वां बुर्बो राजवंश का राजा था, और इसके समय में 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति के समय नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। और लुई 16वां को फांसी दी गई थी 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। इसके बाद 9 महीने के बाद इसकी रानी को फांसी की सजा दी गई थी। कीजिए, कौन रोक लेगा आपको क्लास करने से? ठीक है, अब देखिए यहां पर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी। अब प्रश्न उभरता है कि फ्रांसीसी जब क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा नारा दिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय नारा दिया गया था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया था, बंधुत्व का। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति किसके समय हुई थी? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? बुर्बो राजवंश से, बुर्बो राजवंश से। और लुई 16वां को फांसी की सजा कब दी गई थी? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। लुई 16वां के फांसी दिए जाने के 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद उसकी रानी को फांसी की सजा दी गई। और लुई 16वें की रानी का क्या नाम था? मेरी एंटोनेट, मेरी एंटोनेट। अब प्रश्न उभरता है कि मेरी एंटोनेट आ जाए। अब देखिए, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगी? और ये कौन कहा था? इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये कहा किसने था? फ्रांस के किस राजा ने कहा था? लुई 10। उसका नाम क्या था? लुई 10, यानी चार्ल्स 10। चार्ल्स 10 ने कहा था। कौन कहा था? चार्ल्स 10। अब यहां पर चार्ल्स 10 ने कहा था, याद रहेगा? आइए, और लुई 16वां के समय में कौन सी क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। और ये क्रांति कब? 1789 ईस्वी, 1789 ईस्वी।
फ्रांस के सम्राट लुई 14वां क्या कहा था? लुई 14वां कहा था, मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं। क्या कहा था? मैं ही राज हूं, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही, और मेरे शब्द ही कानून है। अब देखिए यहां पर हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है? और ये किस प्रकृति का आंदोलन है? तो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति का। अब प्रश्न उभरता है, ये हुआ आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो वियतनाम में, वियतनाम में। और इसका समय क्या है? इसका समय क्या है? 1939 ईस्वी। क्या है? 1939 ईस्वी। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन बना? अमेरिका बना। और अमेरिका बना। और इंग्लैंड की धरती पर कौन सी क्रांति हुई थी? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की धरती कौन सी क्रांति हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति। और गौरवपूर्ण क्रांति किस नाम जानते हैं? रक्तहीन क्रांति। और रक्तहीन क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि इसके तहत किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था। आइए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया है? और इसका सही क्या है? नाथसी जर्मनी, जापान और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की महत्वपूर्ण बात यह थी, जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था, यह धुरी राष्ट्र का साथ दिया। और जापान को इतिहास में हम किस नाम जानते हैं? पीत आतंक के नाम जानते हैं। पीत आतंक। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसे कहा जाता था पीत आतंक। जापान पर, जापान के हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिरा। कब? 6 अगस्त 1945। उस एटम बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। और नागासाकी पर, नागासाकी पर एटम बम कब गिरा था? 9 अगस्त 1945 ईस्वी। और इस एटम बम का क्या नाम था? फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। शुरुआती कारखाने कहां और कब आए? और इसका सही है 1730 के दशक में इंग्लैंड में। याद रखना है, इंग्लैंड की धरती पर ही, इंग्लैंड की धरती पर ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब प्रश्न ये उभरता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से क्यों हुई थी? इंग्लैंड की धरती से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। और इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। स्टार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? इंग्लैंड की धरती से। क्यों हुई थी? इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी, एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती पर क्या? तो सूती वस्त्र उद्योग से, सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। सूती उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। हम लंदन में
भूमिगत रेलवे की लोकप्रियता कैसे पता कर सकते हैं? समाचार पत्रों द्वारा इसकी सेवाओं की प्रशंसा करना। हमें आज भी किसी चीज की पता समाचार पत्र के द्वारा ही मिलती है, तो इसलिए यह हुआ। उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने से भूमिगत यात्रा करने का डर खत्म हो गया। ये नहीं होगा। 10 जनवरी 1863 को और 10,000 यात्रियों को हर 10 मिनट चलने वाली ट्रेन में 1880 तक 80,000 यात्रियों तक ले जाने, और इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बॉम्बे ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के विवाह में दहेज के रूप में ब्रिटिश हाथों में चला गया, जो निम्न में से एक है। क्या है? पुर्तगाल के राजकुमारी। पुर्तगाल के राजकुमारी का क्या नाम था? पुर्तगाल के राजकुमारी का नाम था कैथरीन, और कैथरीन की शादी इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई, और इस विवाह के फलस्वरूप पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में दिया। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1868 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब है कि चार्ल्स के राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन। इंग्लैंड के राजकुमारी का नाम, यानी पुर्तगाल के राजकुमारी का नाम था कैथरीन। कैथरीन की शादी कब हुई थी? कैथरीन की शादी 1661 ईस्वी में। किसके? इंग्लैंड के राजकुमार। इंग्लैंड के राजकुमार कौन? चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या मिला था? मुंबई। और चार्ल्स द्वितीय ने कितने पाउंड वार्षिक किराए पर? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, वार्षिक किराए पर किसको दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कब दे दिया था? 1668 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का एक प्राचीन नाम है? और टोक्यो का प्राचीन नाम क्या होगा? ई। इसका प्राचीन नाम था ईदो। क्या था? ईदो। टोक्यो का प्राचीन नाम ईदो। ये ओसाका क्या का? जापान का क्या कहा? मैनचेस्टर कहा गया। जापान का मैनचेस्टर कहा गया। क्यों कहा गया? सूती कपड़े का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? अवेनेजर हावर्ड ने। और ये कहां पर? इंग्लैंड में। गार्डन सिटी की अवधारणा कहां पर प्रकाश में? इंग्लैंड। और कब? 1898 ईस्वी में। नेपोलियन को इतिहास में किस नाम जानते हैं? नेपोलियन इतिहास में हम मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी एवं लिटिल कारपोरल के नाम जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया था। कहीं कहीं 1920 मिलेगा, ये गलत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? 11 मार्च 1891 ईस्वी में। और कहां बनाया गया था? कोलकाता में। कोलकाता। हाँ, ये मिलेगा आपको 1920 में मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया था? 11 मार्च 1891 को। कहां? कोलकाता में। आइए, पलाश के फूल का क्या बनाया जाता? गुलाल। गुलाल क्या है? एक प्रकार का रंग है। क्या है? रंग है।
बीपीएससी शिक्षक भर्ती फॉर एसएसटी प्लस जीएस, इतना पसंद है तो लेना है, पसंद नहीं है तो नहीं लेना है। एकरा ले फांसी थोड़ी कोई दे देगा। पलासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, सही है। सिराजदौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल सही है। और इस युद्ध के बाद सिराजदौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बनाया गया, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर 1, 2, 3, तो क्या होगा 1, 2 और 3, सी। ठीक है, आइए याद रखिए कि पीजीटी हिस्ट्री का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की सरजनी जमी पर मन स्टार्ट हो चुकी है और वह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है और वह हम पढ़ाते हैं 2 बजे से लेकर 3 बजे। अब ये पलासी के युद्ध कब हुआ था? तो पलासी के युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को पराजित किया और पलासी के युद्ध में अंग्रेज की जीत का मुख्य कारण माना जाता है क्लाइव की कूटनीति। तो पलासी के युद्ध में सिराजदौला के हार का मुख्य कारण माना जाता है उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। पलासी का युद्ध कब? 23 जून 1757 ईस्वी। इस युद्ध में कौन था? अंग्रेजी सेना किसको पराजित किया? बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को। पलासी के युद्ध में सिराजदौला के हार का मुख्य कारण क्या माना जाता है? उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। पलासी के युद्ध में अंग्रेज की जीत का मुख्य कारण क्या माना जाता है? क्लाइव की कूटनीति। अब देखिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन कित्तर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित था? तो रानी चेन्नम्मा और रायना भी था और इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक। काजी का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश। याद रखा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और काजी का पद न्याय से संबंधित था। और फिर और हम देखते क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और काजी का पद न्याय से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था जिसका उद्देश्य चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसको? इब्न बतूता को कहां का? दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और काजी का पद क्या संबंधित था? न्याय से।
मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दूत बनाकर कहां भेजा था? चीन भेजा था। कहां भेजा था? चीन भेजा था। और उद्देश्य क्या था? चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना। अब देखिए, किस वर्ष बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटे नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमता देखा गया? 1895। बिरसा मुंडा ने झारखंड की धरती पर जो आंदोलन प्रारंभ किया उसे हम किस नाम जानते हैं? उसे हम मुंडा विद्रोह के नाम जानते हैं। और मुंडा विद्रोह का समय माना जाता है 1899 से 1900 ईस्वी। मुंडा विद्रोह को हम उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने, और बिरसा मुंडा को इतिहास में हम धरती आबा के नाम जानते हैं। स्टार्ट। मुंडा विद्रोह का समय क्या माना जाता है? 1899 से 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी। अब यहां देखना है कि मुंडा विद्रोह को किस नाम जानते हैं? उल गुलान विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम जानते हैं। उल गुलान विद्रोह के नाम जानते हैं। बिरसा मुंडा को इतिहास में हम किस नाम जानते हैं? इसे इतिहास में हम धरती आबा के नाम जानते हैं। धरती आबा के नाम जानते हैं। बंजरा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? यह कहां? तो महाराष्ट्र में। गुजरात में कौन सा जाति निवास करती है? तो गुजरात में कौन सा जाति? कोली जाति। कोली जाति गुजरात में निवास करती है। केरल में कौन सी? कोरागा जाति। कोरागा जनजाति। याद रखना है, बंजारा जनजाति महाराष्ट्र में निवास करती है, कोली जनजाति गुजरात में निवास करती है, और कोरागा जनजाति केरल में निवास करती है। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रेश्वर। ज्योतिश्वर ने किस पुस्तक की रचना की थी? वर्ष रत्नाकर। वर्ष रत्नाकर। विद्यापति ने कौन सी पुस्तक की रचना की? कीर्ति लता। कीर्ति लता, कीर्ति पताका। कीर्ति लता, कीर्ति पताका। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगिरी। राजगिरी का निर्माण किसने कराया था? राजगीर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो हर्यक राजवंश के शासक, हर्यक राजवंश के शासक बिंबिसार के समय में। हर्यक राजवंश के शासक बिंबिसार के दरबार में महागोविंद जैसे वस्तुकार रहते थे। अब महागोविंद ने ही राजगीर का निर्माण किया, और राजगीर को पहले गिरिब्रज के नाम जाना जाता था। इस प्रकार राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। हर्यक राजवंश का शासक कौन था? हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश का शासक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में कौन रहता था? एक वस्तुकार रहता था। एक वस्तुकार। उस वस्तुकार का क्या नाम था? उस वस्तुकार का नाम महागोविंद था। महागोविंद ने कहा? तो राजगीर। महागोविंद ने राजगीर का निर्माण किया था। और राजगीर को पहले क्या कहा जाता था? गिरिब्रज के नाम जाना जाता था, और यह मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। वैशाली की बात करते हैं तो वैशाली को अपनी राजधानी कौन बनाया था? तो शिशुनाग वंश के शासक, शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने बनाया था। कौन बनाया था? शिशुनाग ने। ये अंग की राजधानी कहां थी? अंग की राजधानी चंपा थी। और मगध के साम्राज्यवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? अंग जैसा राज्य हुआ था। और किसके समय में हुआ था? बिंबिसार के समय में।
उस समय अंग का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। इस प्रकार बिंबिसार के समय में मगध के साम्राज्यवादी नीति का पहला शिकार अंग जैसा राज हुआ था और अंग का शासक ब्रह्मदत्त था। और बिंबिसार की बात करते हैं तो अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। याद रखना है कि गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, तो गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त राजवंश के परवर्ती गुप्त राजवंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर होता है। संस्थापक उसे कहते हैं जो किसी राजवंश की स्थापना तो कर दिया लेकिन उसे मजबूत स्वरूप नहीं दे पाया। वास्तविक संस्थापक उसे कहते हैं जो साम्राज्य को मजबूत स्वरूप देता है और जिसके बल पर साम्राज्य लंबी दूरी तय करती। इस प्रकार गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त था, तो गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था और परवर्ती गुप्त राजवंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त था। शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? क्या सही है? तो यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। बिल्कुल सही है। और यह मकबरा चकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। यह भी सही है। आइए यहां पर, इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? उपर्युक्त में से एक से अधिक। याद रखना है शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। तो शेर शाह के पिता का नाम हसन सूर था। शेर शाह को अपने पिता से सासाराम की जागीर प्राप्त हुई और जागीर भूमि को कहा गया। अब देखिए शेर शाह का वास्तविक नाम, शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद था। पिता का नाम हसन सूर था। हसन सूर। शेर शाह को अपने पिता से क्या? सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। और याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के समय में याद रखना है जमींदार, साहूकार एवं कृषक ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल का फूल एवं चपातियां। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था पील आयोग। 1857 के विद्रोह को जिस शायर ने अपनी आंखों से देखा था उसका नाम था मिर्जा गालिब। उसका नाम था मिर्जा गालिब। 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफी प्रभावशाली भाषण दिया? इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं, इस सब आंसर पर नहीं।
और इसका सही आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में लखनऊ की धरती पर जो सम्मेलन हुई, इसे हम लखनऊ सम्मेलन या लखनऊ अधिवेशन के नाम जानते हैं। और इसी अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल एक हो गया था। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस प्रकार 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने प्रभावशाली भाषण दिया था? उसका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। देखिए यहां पर अंबिका चरण मजूमदार 1916 कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? नरम दल एवं गरम दल एक हो गया था। नरम दल एवं गरम दल एक हो गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए किस समाचार पत्र ने चंपारण दुर्दशा पर निबंधन प्रकाशित किया? इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। और समाचार पत्र का नाम है प्रताप। और प्रताप का प्रकाशन महान क्रांतिकारी जिसने किया था, उसका क्या नाम था? गणेश शंकर विद्यार्थी। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन कौन किया था? शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष। फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्यु की सजा किसे दी गई थी? बैकुंठ शुक्ल को। तो अब प्रश्न ये उभरता है कि बैकुंठ शुक्ल ने फणींद्र नाथ घोष की हत्या क्यों किया? तो यह हत्या इसलिए किया था कि फणींद्र नाथ घोष ने ही भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के फांसी के लिए सरकारी गवाह बना था। इसलिए बैकुंठ शुक्ल ने चढ़ के इस इंसान को गोली मारकर हत्या कर दी। और इसके लिए बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी गई 14 मई 1934 को गया के सेंट्रल जेल में। आपको यहां प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला कि बैकुंठ शुक्ल ने, प्रश्न पूछा जाएगा कौन? बैकुंठ शुक्ल ने कब गोली और किसको गोली मारा था? फणींद्र नाथ घोष को। और इसके लिए इन्हें फांसी की सजा कब दी गई थी? 14 मई 1934 ईस्वी को। और कहां दी गई थी? कहां दी गई थी? गया के सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल में दी गई थी, गया के सेंट्रल जेल में। इसे गोली क्यों मारा? फणींद्र नाथ घोष को गोली क्यों मारा? क्योंकि यही फणींद्र नाथ घोष है जो भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के फांसी हेतु और सरकारी गवाह बना। इसकी गवाही पर इन तीनों को फांसी पड़ी थी। निम्नलिखित में किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता? दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना कौन किया था? कार्ल मार्क्स।
कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की और ये कहां का था? जर्मनी का था। जर्मनी का था। कहां का था? जर्मनी का था। और यहां पर देखिए, वैल्यू एंड कैपिटल की रचना किसने किया था? हिक्स ने किया था। हिक्स ने किया था। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इसकी रचना कौन किया था? ऑर्थर ऑर्थर सेसिल ऑर्थर सेसिल पिग्यू पिग्यू ने किया था। देख लीजिए प्रचार को, पसंद है ले लेना है। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा? कौन से? सच्चाई और अहिंसा। सच्चाई और अहिंसा। गांधी जी की जब बात करते हैं तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। गांधी जी के प्रयासों दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने रंग भेद नीति को कब समाप्त किया था? तो 1914 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 ईस्वी में। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, इसका सही आंसर। और ये कब नींव रखी गई थी? 1921 ईस्वी में। बनकर तैयार कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। इसका उद्घाटन कौन किया था? इरविन। उस समय भारत का वायसराय था। उस समय भारत का वायसराय था। निम्नलिखित को मिलाए। सरोजिनी नायडू किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर उदारवादी पार्टी, वीर सावरकर, हिंदू महासभा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1925। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन। हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में किसके नेतृत्व में? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। उदारवादी लिबरल पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। किस कानून के द्वारा कर्मचारियों ने व्यापार संघ की प्रामाणिकता अनिवार्य कर दी थी? इसका सही ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 1947। ए आइए, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। याद रखना है, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डांडी मार्च में गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार शामिल था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था वेब मिलर। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन
छोड़ो आंदोलन के समय गांधी के साथ जो अमेरिकी पत्रकार था उसका नाम क्या था? लुई फिशर। लुई फिशर। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम जाना जाता? सरोजिनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र के महासभा का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी और ये अध्यक्ष कब बनी थी? 1953 ईस्वी में। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी और ये अध्यक्ष कब बनी? 1953 ईस्वी में। दुर्गाबाई देशमुख कौन स्वतंत्रता सेनानी है? वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेबल के साथ बातचीत की थी? अबुल कलाम। देश की आजादी समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये फैजपुर कहां है? महाराष्ट्र। और किसी गांव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। किसी गांव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। इसने हम लोगों को सरकारी पदों से इस्तीफा देने, ब्रिटिश न्यायालयों से दूर रहने, स्कूल और कॉलेजों से हट जाने और चुनावों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। दूसरी ओर स्वदेशी वस्तुओं खासकर खादी और हस्त निर्मित कपड़े के प्रयोग अभियान था। यह किस आंदोलन थे? असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन समय क्या है? 1920 से 1922 ईस्वी। असहयोग आंदोलन समय सर्वप्रथम किसको गिरफ्तार किया गया था? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास। इसके बाद उनकी पत्नी वसंती देवी को गिरफ्तार किया गया। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन समय क्या माना जाता है? 1930 से 1933 ईस्वी। 1930 से 1932 से लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? केवल दूसरा में। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तीसरा कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। यानी 3 गोलमेज हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार करना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, तीनों गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श करना था। भारत के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही क्रम चुनें। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल
1919, रॉलेट एक्ट 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917 और 1920। मिलाइए। दो, तीन, 17, दो, एक, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह किसी पार्टी के तरफ से नहीं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। कब? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। और सॉन्डर्स की हत्या 3 ने मिलकर किया था। कौन कौन? भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु। 1928 में। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र। और इसी षड्यंत्र के तहत भगत सिंह को फांसी पड़ी थी। और कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी। और 3 को फांसी पड़ा था लाहौर षड्यंत्र के तहत 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 3 को। कौन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। निम्न सूची को सुने। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष कब किया था? 1875 ईस्वी में। कहां किया था? बंगाल में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में। कौन किया था? तो कौन किया था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कहां किया था? कलकत्ता में। भारतीय उदारवादी दल की स्थापना कौन किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदू उदारवादी दल के सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब? 1919 में। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 ईस्वी में। कहां? अलीगढ़। कौन किया था? सैयद अहमद खान। अब इसको मिलाइए, इसको देखिए। पहला का क्या होगा? पहला का 1। दोसर का क्या होगा? 2। तेसर का क्या होगा? 4। ए आ जाए। कौन से चोल राजा ने मालदीव को दरिया विजय? राज। ये चोल राजवंश का क्या है? चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। या कहां? तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। शिव मंदिर का। इसे हम क्या नाम जानते हैं? इसे हम राजेश्वर मंदिर के नाम जानते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा एवं लंबा मंदिर माना जाता है। वेदांग में किन समावेश है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेद की रचना की गई है संस्कृत में।
तो वेद को आसानी से समझने के लिए जिसकी रचना की गई उसे कहा गया वेदांग। और वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग वेदांग की कुल संख्या के 6। कौन कौन है? नंबर 1 में शिक्षा, नंबर 2 में क्या है? कल्प, नंबर 3 में क्या है? व्याकरण, नंबर 4 में कौन है? निरुक्त, नंबर 5 में कौन है? छंद, और नंबर 6 में कौन है? ज्योतिष। आज यहीं तक अफसान साहब को कहता है दिल की गहराइयों से जय हिंद।